हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन से सेशन की। और आज का जो हमारा सेशन है वो एक बार फिर से वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेशंस में से एक है कि सर क्लास से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है, लेकिन बहुत मशक्कत की बात यह है कि वास्तविकता में क्लास को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। कोई बहुत बड़ा जो है वो इसके पीछे मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो काम नहीं करती। एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, एक नॉलेज की बात है। क्लॉज क्या है? आपका नाउन, एडजेक्टिव और आपका जो है वो एडवर्ब क्लॉज, जो इसके तीन टाइप है, उनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तीन ही बातें सीखनी है कि नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है और आपका जो है वो एडवर्ब क्लॉज क्या है। मैक्सिमम टाइम आपको जो है वो नाउन क्लॉज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि भाई एडजेक्टिव या एडवर्ब से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हां मैं ये जरूर कहूंगा कि नाउन क्लॉज से क्वेश्चंस यूजुअली एग्जामिनेशंस में ज्यादा उठते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस छोटे से जो है वो पैटर्न की। अगर हम बात करें कि सर क्लॉज क्या है, तो क्लॉज, जैसा कि हमने एक लास्ट सेशन जहां हमने सेंटेंस पढ़ा था, वहां हमने वर्ड के बाद में जो है वो क्या बनाया था, वर्ड के बाद में हम लोगों ने फ्रेज, और फ्रेज से हम लोगों ने क्या बनाया था, आपका क्लॉज बनाया था। बोलो हाँ कि ना। और इसमें मैंने आपको जो है वो बेसिकली क्या कहा था कि एक तो होता है शब्द, फिर एक होता है शब्दों का समूह है जिसका अर्थ होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता, और फिर एक होता है शब्दों का समूह है जिसका खुद का क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता हो। और ये जो है वो क्या है, सिर्फ आपका मीनिंगफुल ग्रुप है, लेकिन इसका कोई जो है वो अर्थ नहीं है, मतलब कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं देता। ग्रुपिंग है ना। और अगर वर्ड की बात करें तो ये किसमें यूज किया जाएगा, सिंगल हैंडेड यूज किया जाएगा। सिंगल हैंडेड क्या यूज किया जाएगा, आपका वर्ड के तौर पे यूज किया जाएगा। इसकी कैटेगरी होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी कैटेगरी होती है आपकी वही जो है वो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, और इसकी कैटेगरी होती है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और आपका एडवर्ब क्लॉज। वहीं पर हमने कुछ एक और पॉइंट की बात की थी कि सर जब सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो उसका मतलब, सिंपल सेंटेंस का मतलब एक क्लॉज होगी, यानी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यूज किया जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, तो वहां दो या दो से ज्यादा जो हैं वो क्या आते हैं, सर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आते हैं, जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ा हुआ होता है। इसका मतलब हमने वहां बात की किसके बारे में, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। फिर हमने तीसरा एक जो है वो सेंटेंस पढ़ा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें हमने कहा कि सर यहां एक तो मेन क्लॉज होती है और एक या एक से ज्यादा जो है वो क्या होती है, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट हमेशा मेन क्लॉज पर डिपेंड करती है, और सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है, इन जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं वो कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है। यानी मूल तौर पर आप इस बात को कुछ यूं समझना कि ये जो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और जो एडवर्ब क्लॉज है वो किसके हैं, आपके टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। आ रही बात समझ में कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही तीन टाइप हैं, जिनमें से एक नाउन क्लॉज है, एक आपका जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज को हम जो है वो रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, ये रिलेशन बनाने का काम करता है। और एक एडवर्ब क्लॉज है। अब आपको थोड़ा सा मैं और जो है वो बेहतर तरीके से एक बार समझा देता हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, है ना, वहां जो है वो अपन बात करते हैं। मैंने कहा आपका रोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने कहा a student of my batch is really इंटेलिजेंट। दो बातें हुई है ना। अब पहले तो इन दो बातों को समझो, फिर तीसरी बात आसानी से समझ में आएगी। मैं आपसे कहूं कि इस सेंटेंस की, पहले सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो रही है, तो आपने कहा सर पहले सेंटेंस की शुरुआत रोहन से हो रही है। इसका मतलब रोहन इसका सब्जेक्ट है, सुनना, और ये इसका प्रेडिकेट पार्ट है। ये तो डन है।
अब मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि रोहन क्या है, तो रोहन किसी व्यक्ति का नाम है और किसी व्यक्ति का नाम होने के बेसिस पे मैं इसे क्या कहूंगा, नाउन कहूंगा। कब तक, जब तक ये एक सिंगल वर्ड है। तो मैंने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनकी कैटेगरी में रख दिया, यानी नाउन के कैटेगरी में रख दिया। फिर मैं नीचे आया, अ स्टूडेंट ऑफ दिस बैच, है ना, अ स्टूडेंट ऑफ दिस बैच करो इसको थोड़ा, अ स्टूडेंट ऑफ दिस बैच इज रियली इंटेलिजेंट। अब देखो किसके बारे में बात हो रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सर अ स्टूडेंट ऑफ दिस बैच इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, यस और नो। ये तो इसका सब्जेक्ट हो गया, और इज रियली इंटेलिजेंट जो है वो इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट होगा। क्या हो गया आपका जो है वो प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब आपसे मैंने पूछा कि बताओ ये नाउन है क्या। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे सर ए तो आर्टिकल है, स्टूडेंट आपका नाउन है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। अगर बात करें बैच के बारे में तो ये आपका नाउन है। तो अब बताओ सर हम आर्टिकल कहें, एडजेक्टिव कहें, प्रीपोजिशन कहें या नाउन कहें। तो मैंने कहा भैया सब कुछ छोड़ दो, तुम इसके लिए थोड़ा अपडेट हो जाओ और अपडेट होकर ये कहो कि अगर शब्दों का एक समूह है, जो है वो शब्दों का एक समूह है, नाउन के तौर पे यूज किया जा रहा है, तो वो नाउन तो नहीं है क्योंकि वो सिंगल वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये जो है वो क्या है, नाउन फ्रेज है। ये क्या है आपका, नाउन फ्रेज है। शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। पूर्ण अर्थ का मतलब जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, जिसमें क्या नहीं है, आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट नहीं है। उस कंडीशन में हम इसको क्या कह रहे हैं भाई, इसका खुद का, यहां से यहां तक क्या इसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। तो आप कहोगे नहीं सर ये तो सिर्फ शब्दों का समूह है जिसका अर्थ है लेकिन पूरा अर्थ नहीं है। तो जब एक शब्द सब्जेक्ट का काम कर रहा था, नाउन का काम कर रहा था, तो हमने उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर नाउन कहा। जब एक से ज्यादा शब्द जिनका अर्थ निकल रहा है, पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, उसको अपन ने नाउन फ्रेज कहा। फिर तीसरा नंबर आता है किसके बारे में, आपका नाउन क्लॉज के बारे में। किसके बारे में, नाउन क्लॉज के बारे में, कि अगर मैं पूरा का पूरा सेंटेंस ही, पूरा का पूरा सब्जेक्ट विद प्रेडिकेट जो है वो किसके तौर पे यूज कर लूं, आपका जो है वो नाउन के तौर पे यूज कर लूं, सब्जेक्टिव केस में यूज कर लूं, पूरा का पूरा सेंटेंस ही जो है वो किस में यूज कर लूं, सब्जेक्टिव केस में यूज कर लूं, तो फिर वो क्या बनाएगा, नाउन क्लॉज बनाएगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने, अब देखो, जैसे मैंने कहा सी टोल्ड मी दैट सी वॉज नॉट एट फॉल्ट, है ना, सी टोल्ड मी। अच्छा ये ऑब्जेक्टिव केस में है, सी टोल्ड मी दैट, सब्जेक्टिव केस में ले लेते हैं, व्हाई ही लेफ्ट इज अ मिस्ट्री। रुको, व्हाई ही लेफ्ट, इसी को समझा देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी में जो है चीजें समझ में आए। व्हाई ही लेफ्ट इज ए मिस्ट्री। अब देखो, अगर मैं कहता हूं व्हाई ही लेफ्ट इज अ मिस्ट्री, अब आपको कितनी जगह वर्ब दिखाई दी, तो आप कहोगे सर एक तो लेफ्ट हमें वर्ब दिखाई दी, V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक जो है वो हमें इज दिखाई दी जो मेन वर्ब है। तो अगर दो वर्ब है तो जाहिर सी बात है कि आपका सेंटेंस कितना, एक, और क्लॉज कितनी, दो। ये तो सबको पता है कि दो क्लॉज हैं, और अगर दो क्लॉज हैं तो अब आप ये बताओ कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब तो ये रही। अगर मेन वर्ब का यूज यहां किया गया है, आप इस बात को समझना, मेन वर्ब का यूज यहां किया गया है, तो इसके पहले ये क्या है, तो इसके पहले जो है वो ये अपने आप में सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, बोलो हाँ कि ना। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट तो है, जैसे ये भी सब्जेक्ट था, ये भी सब्जेक्ट था, यहां रोहन था, यहां ए स्टूडेंट ऑफ दिस बैच था, यहां व्हाई ही लेफ्ट है। अब इस व्हाई ही लेफ्ट की क्या खासियत है कि सर इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें प्रेडिकेट भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब यानी आगे का प्रेडिकेट पार्ट भी है। ये तो पूरा का पूरा खुद एक क्लॉज है, ये पूरा का पूरा खुद एक क्लॉज है, और आपका जो है वो ही लेफ्ट पूरा एक खुद क्लॉज है, और वाई जो है वो वाई ही लेफ्ट एक अपने आप में क्या है, क्लॉज है। तो अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि मैं इसे सब्जेक्ट के तौर पे जो है वो क्या कहूंगा, सब्जेक्ट के तौर पे नाउन तो कह दूंगा, लेकिन नाउन का अकेला नाउन नहीं रख सकता, नाउन फ्रेज नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि इसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा, नाउन क्लॉज कहूंगा। और मैं क्रॉस आइडेंटिफाई किससे करूंगा, देखो एक बात याद रखना
किसी भी सेंटेंस का, चलो एक एक पॉइंट लिखा देता हूं, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का जो अधिकार है वो किसके पास में है? नाउन या प्रोनाउन के पास में है। मतलब मूल तौर पे नाउन और उसके रिप्लेसमेंट में प्रोनाउन जो है वो दिखाई पड़ता है। तो ये जो है वो नाउन क्लॉज है। मैं क्रॉस क्वेश्चन किससे करूंगा? व्हाट से कर लूंगा। क्रॉस क्वेश्चन किससे कर लूंगा? व्हाट से कर लूंगा कि व्हाट इज अ मिस्ट्री। क्या मिस्ट्री क्या है? बताओ मिस्ट्री क्या है, जो है वो रहस्य क्या है कि वो क्यों गया, ये रहस्य। वाई ही लेफ्ट इज अ मिस्ट्री। व्हाट इज अ मिस्ट्री? वाई ही लेफ्ट इज अ मिस्ट्री। तो इसका मतलब क्वेश्चन किससे बन रहा है? व्हाट से बन रहा है। तो एक नाउन फ्रेज और एक नाउन क्लॉज। अब इसी में जो है वो थोड़ी सी चीजें और लेते हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने की जो क्षमताएं हैं, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने की जो क्षमता है वो किसमें है? नाउन में है, या फिर उसके रिप्लेसमेंट में प्रोनाउन में है, या उसके रिप्लेसमेंट में किसमें है? प्रोनाउन में है ना। ये दो ही किसी सेंटेंस का क्या बनेंगे? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेंगे। अब सीधी सी बात है, या तो वो नाउन प्रोनाउन होगा, या वो नाउन फ्रेज होगा, या वो नाउन क्लॉज होगा। समझ पा रहे हो? अब सुनो, अब अगर हम बात करें किसके बारे में कि सर ये तो बात आपने समझा दी, थोड़ा आइडेंटिफिकेशन मेथड भी बता दो कि हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे, है ना। नाउन या प्रोनाउन को पहचानने का तरीका क्या है। तो जब हम बात करते हैं किससे, क्रॉस आइडेंटिफिकेशन मेथड होते हैं हु, हुम और आपका जो है वो व्हाट। इन तीनों का ध्यान रखना, हु, हुम और व्हाट का ध्यान रखना। मैंने कल की सेशन में बताया था, मैं स्पीड से बता देता हूं। हु हमेशा सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, और सब्जेक्ट जो है वो शर्त यह है कि वो क्या होना चाहिए? लिविंग सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिविंग सब्जेक्ट होना चाहिए। हुम हमेशा किसको आइडेंटिफाई करेगा? ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, और वो कैसा होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए। और अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? व्हाट के बारे में, तो व्हाट आपका जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को आइडेंटिफाई कर सकता है, और वो क्या होंगे? आपका जो है वो नॉन लिविंग होगा। वो क्या होगा? आपका जो है वो नॉन लिविंग होगा। ये बात याद रखिएगा। जैसे एक बात बताओ, यहां जो है वो कौन है? आपका रोहन है। तो रोहन लिविंग है कि नॉन लिविंग है? अरे जीवित है कि मृत है? तो आप कहोगे सर जीवित है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसका मतलब क्या होगा? आपका व्हाट इज अ गुड बॉय थोड़ी कहते हैं। इसीलिए तो हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस में अगर नाउन दिया हुआ है और वो लिविंग नाउन दिया हुआ है, इसका मतलब उसका क्रॉस आइडेंटिफिकेशन हु से होगा। हु इज अ गुड बॉय? रोहन इज अ गुड बॉय, है ना। हु इज अ गुड बॉय? रोहन इज अ गुड बॉय। ए स्टूडेंट ऑफ दिस बेच, है ना, आपका जो है वो इज रियली इंटेलिजेंट। या वाई ही लेफ्ट, वाई ही लेफ्ट क्या जो है वो नाउन है? क्या ये लिविंग है? तो आप कहोगे नहीं सर ये लिविंग नहीं है, ये तो पूरा का पूरा क्लॉज है। तो किससे चलेगा? फिर व्हाट से चलेगा। अगर नॉन लिविंग है तो फिर वो किससे क्रॉस आइडेंटिफाई होगा? व्हाट से क्रॉस आइडेंटिफाई होगा। अब आ जाओ फटाफट से, मैंने यहां तक आपको बता दिया कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही तीनों टाइप है, नाउन, आपका एडजेक्टिव और आपका जो है वो एडवर्ब क्लॉज। अब एक एक वर्ड को सुनते चलो, इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, नाउन क्लॉज को समझने के लिए 7 पॉइंट, हम छोटे से 7 पॉइंट पढ़ेंगे और उनमें सारी क्लैरिटी आपके मन में आ जाएगी। बस इतना सा याद रखना है। नाउन क्लॉज क्या है? आई एक्सपेक्ट। देखो, आई एक्सपेक्ट कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं। आपने पूछा सर क्या एक्सपेक्ट करते हो, यहां से क्रॉस क्वेश्चन आप क्या बनाओगे? आई एक्सपेक्ट। आई मतलब सब्जेक्ट, बोलो हाँ कि ना। आपका जो है वो एक्सपेक्ट मतलब मेन वर्ब, तो आगे क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यस और नो? अब ऑब्जेक्ट में जो है वो क्या दिया हुआ है? आई एक्सपेक्ट टू विन अ प्राइज। तो जाहिर सी बात है इसका क्रॉस आइडेंटिफिकेशन किससे बनाओगे? व्हाट से। आई एक्सपेक्ट व्हाट, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं? टू विन अ प्राइज, जो है वो प्राइज जीतना एक्सपेक्ट करता हूं। यस और नो? आई एक्सपेक्ट टू विन अ प्राइज। लेकिन क्या टू विन अ प्राइज में, सुनो, क्या टू विन अ प्राइज जो है वो क्लॉज है? क्या इसे क्लॉज कहना सही होगा, उचित होगा? तो आप कहोगे नहीं सर ये क्लॉज नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात तो ये फ्रेज है। ये क्या है? फ्रेज है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा आपको कैसे पता चला कि भैया ये क्लॉज नहीं हो के जो है वो फ्रेज है? तो आप कहोगे सर व्हाट से क्वेश्चन तो आ रहा है इसका, लेकिन इसमें खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट नहीं है, तो ये क्लॉज हो ही नहीं सकती। क्लॉज की तो पहली कंडीशन ये है आपका सेल्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सेल्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट होना चाहिए। नीचे वाले में आ जाओ, आई एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, वही तीनों चीजें। ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपकी जो है वो मेन वर्ब हुई। अब बताओ, आई एक्सपेक्ट व्हाट, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं? दैट आई शैल विन अ प्राइज, कि
कि मैं क्या जीतूंगा, आपका जो है वो एक प्राइज जीतूंगा। अब यहां जो है अगर आप बात करो कि सर ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, ये किस में लिखा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखा है, पूरा का पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखा है, तो जाहिर सी बात ये नाउन या प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो आप वहीं खत्म कर दिया करो, आपका आई यानी आई वाला पोर्शन, आई वी यू ही सी इट दे वन, ये किसी व्यक्ति का नाम, बस वही खत्म हो जाता है। ये तो नहीं होगा आपका दैट आई सेल विन अ प्राइज, पूरा का पूरा ये तो प्रोनाउन नहीं है, नाउन है। अब नाउन में क्या है कि सर इसका खुद का सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, इसका मतलब ये जो है वो नाउन में क्लॉज है, ना कि अकेला नाउन। ऊपर वाला नाउन में क्या था, फ्रेज था, ऊपर वाला क्या था, नाउन में जो है वो फ्रेज था, ये नाउन फ्रेज है, और नीचे वाला नाउन क्लॉज है। ये सुनो, तो दोनों में फर्क समझ में आ गया, क्लॉज का सब्जेक्ट और जो है वो वर्ब होनी चाहिए। जैसे एक सेंटेंस लिया, सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, क्या बताया, अब आप मुझसे ये पूछोगे, सी टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया, उसने मुझे बताया, आप पूछोगे सर क्या बताया, बताओ बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या बताया, तो उसने मुझे क्या बताया, सी वॉज नॉट एट फॉल्ट, कि उसकी गलती नहीं थी, उसकी गलती नहीं थी, बस घर वाले नहीं मान रहे थे। सी टोल्ड मी वट, मेरा तो क्वेश्चन यही से होगा ना कि उसने मुझे बताया, क्या बताया, वट, क्वेश्चन लगाया, नाउन जो है वो आइडेंटिफाई हुआ। अब इसने जो है वो पूरा का पूरा मुझे ये कहा है दैट सी वॉज नॉट एट फॉल्ट, तो इसका सब्जेक्ट भी है और इसका प्रेडिकेट भी है, सब्जेक्ट भी है और इसका क्या है, प्रेडिकेट भी है। और अगर ऐसा है तो फिर ये नाउन नहीं होके नाउन क्लॉज होगी, बोलो हां या ना। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक और सटीक बात आ रही है, सी टोल्ड मी व्हाट, उसने मुझे क्या बताया, तो व्हाट से क्रॉस आइडेंटिफाई हो रहा है नाउन क्लॉज, क्या हो रहा है आपका, नाउन क्लॉज। अब देखो, तो क्वेश्चन तो ये आ गया आपका व्हाट वाला, और आंसर आपका ये आ गया जो अपने आप में क्या है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, नाउन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के तौर पे जो है वो कैसे रिलेट किया जाता है, नाउन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज में जो है वो बातचीत करते हुए पहले तो आप ये समझो कि जब इनको कोऑर्डिनेट करना हो, जब इनको जोड़ना हो, यानी जब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो आप याद रखें नाउन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने के लिए, प्रिंसिपल मतलब मुख्य, नाउन मतलब डिपेंडेंट, बोलो हां कि ना। अरे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज तीनों ही जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज हैं, तीनों ही क्या है, मैं यहां एक वर्ड और लिख देता हूं कि ये जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये भाई सबऑर्डिनेट होने के साथ साथ में ये तीनों क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट मत मान लेना इनको, मतलब इनको जो है वो किसी दूसरे प्रिंसिपल या मेन जो है वो क्लॉज से अटैच करना पड़ेगा। तो नाउन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से अटैच करने के लिए, यानी इसको इस पर जो है वो क्या करने के लिए, आश्रित करने के लिए, डिपेंडेंट करने के लिए हम किन किन जो है वो जो है वो कंजक्शंस का यूज करते हैं, जिनमें हाउ, इफ, दैट, है ना, हाउ, इफ, दैट, व्हाट, व्हेन, वेयर, वेदर, विच, हु, whom, whose और why, इन सब का यूज किया जाता है। देखो इनसे तो हो जाओगे कंफ्यूज, मैं बताऊं, अगर आप ये याद रखोगे ना कि सर वेन का प्रयोग नाउन क्लॉज में किया जाता तो वेन का प्रयोग आगे भी होगा, है ना, वेयर का प्रयोग जो है वो आगे भी होगा। इसलिए इनके आधार पे नहीं, किसके आधार पे, क्रॉस आइडेंटिफिकेशन मेथड के आधार पे समझना है। मैं एक एक वर्ड बता रहा हूं, याद रख लियो। अब देखो ये वो 7 पॉइंट है जिनके आधार पे क्वेश्चंस बनते हैं, किसमें, कि सर जब हम नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करते हैं तो कहां कहां उसे जो है वो दिया जाता है। याद रखो, नाउन क्लॉज कहां आता है, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे नाउन क्लॉज का यूज किया जाता है। देखो वर्ब की जब हम बात करते हैं ना, वर्ब की जब हम बात करते हैं तो ये याद रखो आप तो कि सर वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद में क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आ सकता है, या नाउन फ्रेज आ सकता है, या नाउन क्लॉज भी आ सकता है, तीनों बातें हो सकती है, या तो नाउन आ सकता है या नाउन क्लॉज या नाउन फ्रेज, तीनों ही चीजें आ सकती है। तो ये कह रहा है कि किसी भी जो है वो वर्ब का सब्जेक्ट कैसे बनता है, नाउन, वो देखो। तो वर्ब का सब्जेक्ट बनने की प्रक्रिया में जैसे मैंने कह दिया, अभी अभी अपन ने सेंटेंस लिया था स्टार्टिंग में, Why he left is a mystery. Why he left is a mystery. तो यहां किसकी बात हुई है, What is a mystery? बताओ, मैं क्वेश्चन तो व्हाट से करूंगा ना, आप तो पकड़ के बैठ जाओ जैसे मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन में किससे करूंगा, व्हाट से। अब हो सकता है मान लो जो है, अच्छा मैं इसकी जगह ये कर दूं, सुनो, एक मैं अलग सेंटेंस बना रहा हूं और इसको लिख रहा हूं, डेथ इज अ मिस्ट्री।
अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ मिस्ट्री, व्हाट इज अ मिस्ट्री, बताओ मिस्ट्री क्या है, रहस्य क्या है, तो आपने कहा सर मृत्यु एक रहस्य है, डेथ जो है वो क्या है, एक मिस्ट्री है। अब आप मुझे बताओ क्या डेथ जो है वो आ किससे रहा है, क्रॉस आइडेंटिफिकेशन किससे हो रहा है, व्हाट से हो रहा है। अच्छा है क्या, सब्जेक्ट है, ठीक है, तीनों चारों चीजें लिख रहा हूं मैं फटाफट से। उसके अलावा जो है वो ये क्या है, नाउन है। तो नाउन का फ्रेज है, नाउन का क्लॉज है, या खुद नाउन है। तो आप कहोगे सर ये तो सिंगल वर्ड है जो नाउन के बेसिस पे सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, व्हाट से क्रॉस आइडेंटिफाई हो रहा है। बताओ ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो आप कहोगे सर ये नॉन लिविंग है। तो चारों बातें याद होनी चाहिए कि अच्छा ये मामला है, ऐसे ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं इसको। आ रही बात समझ में। तो क्या हो जाएगा, व्हाट सब्जेक्ट नाउन और आपका नॉन लिविंग, कौन सी, डेथ। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो क्लॉज बन गई। अगर क्लॉज सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रही है, क्योंकि देखो ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की खासियत ये है कि मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। मतलब मूल तौर पे जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न बनता है वो यही कहता है। तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है, आपका क्लॉज है। कोज किस में लिखी गई है सर, मेन वर्ब से पहले लिखी गई है, तो सब्जेक्टिव केस में लिखी गई है। तो कैसे कोई क्लॉज, कैसे कोई नाउन क्लॉज जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनती है। होप आपको अब डाउट नहीं आएगा। शुरुआत में दिखे ना पूरा का पूरा सब्जेक्ट और वर्ब दिखे तो मान लेना का मतलब क्रॉस आइडेंटिफाई करके मान लेना भाई, ऐसे क्यों मान लूं। अच्छा दूसरा सेंटेंस उठाओ। तो अब दूसरा सेंटेंस कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, कि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनती है, किसी वर्ब का क्या बनती है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, ये मैंने कह दिया। अच्छा डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेयर ही लीव्स। तो अब हम कंफ्यूज कहां होते हैं, जल्दबाजी में हमें लगता है सर वेयर, जैसा कि मैं भी पढ़ाते हुए हमेशा बताता हूं कि वेयर बताता है प्लेस को, वेयर किसको बताता है, प्लेस को। और बच्चे को बहुत बार मैंने खुद ने बताया कि वेयर जो है वो यूजुअली एडवर्ब के लिए आता है, जो गलत भी नहीं है। सुनो तो सही, लेकिन आपको तो ये थोड़ी पूछा है कि वेयर क्या है, आपको तो ये पूछा वेयर ही लीव्स क्या है, वेयर ही लीव्स क्या है। तो अब आप समझो कि वेयर ही लीव्स किसका उत्तर है, उत्तर किसका है ये। तो डू यू नो, डू इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, नो आपकी मेन वर्ब हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम जानते हो, तो आप मुझसे क्या कहोगे, सर क्या क्या जानते हैं हम, बताओ तो सही, पूछो सर, हमें सही तो बताओ क्या पूछ रहे हो। मैंने पूछा क्या तुम जानते हो, तो आपका जवाब क्या होगा, क्या पूछ रहे हो सर। तो इसका मतलब वेयर ही लीव्स, वो कहां रहता है, ये किससे क्रॉस आइडेंटिफाई हो रहा है, व्हाट से क्रॉस आइडेंटिफाई हो रहा है, किससे, व्हाट से। है क्या, ऑब्जेक्ट, बोलो हां कि ना, बोलते जाओ। आपका व्हाट है, ऑब्जेक्ट है, कैसा है, नॉन लिविंग है, कैसा है जी, नॉन लिविंग है, ये बात भी समझ में आ गई। व्हाट है, ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है, और आपका जो है वो नाउन क्लॉज है। क्यों, क्योंकि सर अकेला नाउन आप इसको इसलिए नहीं कह रहे हो कि इसमें सब्जेक्ट भी है, सॉरी इसमें सब्जेक्ट भी है और इसके बाद में जो है वो क्या दे रखी है, वर्ब भी दे रखी है। आई कि नहीं आई बात समझ। तो जब सेंटेंस में आपको अंडरलाइन करके दे, बोल्ड करके दे और ये पूछे कि भैया ये क्या है, तो आप इसके आधार पर जज मत करो, आप तो इसके आधार पर जज करो कि जहां, जैसे मैं कह रहा हूं डू यू नो, तो वर्ब को देखो, किसको देखो, वर्ब को देखो, डू यू नो व्हाट, आपका जो है वो आगे आ जाओ। किसी भी इंफिनिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो हो सकता है, किसी भी इंफिनिटिव वर्ब का क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने के बाद में, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने के बाद में क्या आ सकता है, जैसे मैंने कह दिया। अच्छा ये जो मतलब पॉइंट सी है ना, इसको समझने के लिए एक तर्क विशेष पे जाना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा मैं अगर इसको और डेप्थ में लेके जाऊं, एक छोटा सा पॉइंट देखना, जैसे कई बार ऐसा होता है, अच्छा आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश, ठीक है। अब जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं या जब भी मैं उनको कहता हूं कि भैया मुझे बताओ इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कैटेगरी बताओ, तो स्टूडेंट कहता है साहब आई तो इसका सब्जेक्ट है, ठीक है भैया, वॉन्ट इसमें मेन वर्ब है, ओके बहुत बढ़िया। टू टीच इसमें जो है वो कई बार मतलब उसका मन करता है कि सिर्फ टू देखो, टू जोड़ने के लिए लगा है और टीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है, यस और नो, ये वो कह के कट लेता है, उसको ऐसा कहना बड़ा मजेदार लगता है।
और उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उसको बचपन में भी सिखाया गया था कि दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो है वो टू से जोड़ सकते हैं। तो वांट और टीच को किससे जोड़ रहा है, वो टू से जोड़ रहा है। उसको बेसिकली समझना चाहिए कि देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो है वो टू टीच क्या है, तो टू टीच मेन वर्ब नहीं है। अच्छा, आई वॉन्ट, अगर मैं यहां से क्वेश्चन बनाऊं तो आपसे यही पूछूंगा कि मैं क्या चाहता हूं। आई वॉन्ट व्हाट, मैं क्या चाहता हूं। अब आप कहोगे कि सर आप जो है वो टू टीच इंग्लिश, हाँ मैं पढ़ाना चाहता हूं। यह गलतफहमी है हमारी, मैं पढ़ाना चाहता हूं। फिर आप मुझसे पूछोगे सर क्या पढ़ाओगे, तो मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आ रही बात समझ में। तो व्हाट आई वॉन्ट टू टीच, आई वॉन्ट टू टीच। वास्तविकता में टू टीच जो है वो क्या है, इंफिनिटिव वर्ब है। इंफिनिटिव वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे इसका प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर सकते हैं जहां इसकी जरूरत पड़े। अब यहां मुझे बताओ ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि ये नाउन होता है। ये क्या होता है आपका, मैंने ये तो बता ही दिया था आपको कि सेंटेंस का अगर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंपलसरी है कि वो क्या बनाएगा, आपका जो है वो नाउन बनाएगा। तो अब आप किस बेस पे इसको मेन वर्ब कह रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो है वो किसका प्रारूप है, नाउन का प्रारूप है। तो ये क्या कह रहा है, आई वॉन्ट व्हाट, आई वॉन्ट टू टीच व्हाट, टू टीच इंग्लिश। तो ये जो है वो एक तरीके से किसके बारे में कह रहा है, इंग्लिश किसको बता रहा है, इंग्लिश बता रहा है टीच को, टू टीच को, कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, क्या इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं। तो अगर टू टीच आपका ऑब्जेक्ट बन गया तो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितने हो सकते हैं, वर्ब के लिए एक ही ऑब्जेक्ट आ सकता है। टोटल ऑब्जेक्ट ही जो है वो सेंटेंस में कितने होते हैं, दो होते हैं यूजुअली। जो है वो ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो। अब ये बातें पता है बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, और वो बस बनाए जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि पता नहीं क्या है और क्या नहीं है। ऑब्जेक्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका जो है वो होता है इनडायरेक्ट और एक आपका होता है डायरेक्ट। एक आपका होता है डायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट को हम सजीव कहते हैं, इसका मतलब ये लिविंग है, और डायरेक्ट का मतलब जो है वो आपका नॉन लिविंग है। सुनते चलना, नॉन लिविंग है। फिर जो है वो बात आती है किसके बारे में, ठीक है। अब देखो फिर बात आती है कि सर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो तो लिविंग है, वो तो क्या है आपका लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा जो है वो किसके लिए लिखा जाता है, वर्ब के लिए लिखा जाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को अटैच करने के लिए लिखा जाता है, मतलब सब्जेक्ट को जो है वो फुलफिल करने के लिए लिखा जाता है। अब सुनो, अगर मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ में आ सकते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। जैसे सी गेव मी अ पेन या सी गेव मी अ गिफ्ट। सी गेव मी अ गिफ्ट, तो इसका मतलब पता है क्या है, यहां जो है वो सी तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। अच्छा, गेव इसमें क्या होगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं आपसे पूछूं कि बताओ सी गेव, तो सी गेव मी होगा या अ गिफ्ट होगा। तो बताओ किसका अटैचमेंट किससे है, उसने क्या दिया, गिफ्ट दिया। किसे दिया, मुझे दिया। तो जाहिर सी बात है कि वर्ब के लिए तो सीधा ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ गिफ्ट है। यानी आपका ध्यान रखिए, डायरेक्ट कहने का मतलब क्या है कि ये हमेशा जो है वो इसका क्रॉस क्वेश्चन किससे चलेगा, व्हाट से चलेगा। इसका क्रॉस क्वेश्चन किससे चलेगा, व्हाट से चलेगा। और इसका क्रॉस क्वेश्चन किससे चलेगा, होम से चलेगा, क्योंकि वो तो लिविंग है ना। किसको दिया, होम, तो मुझे दिया। तो पता होना चाहिए। आप सुनो फटाफट से, है ना, क्लियर करो इन चीजों को। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत ही जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो बेसिक फॉर्मेशन में आपको बहुत काम आएगी। तो आई वॉन्ट टू टीच, आई वॉन्ट टू टीच, तो इसके बाद में ये क्या बन सकता है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी जो है वो इंफिनिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। किसी भी इंफिनिटिव वर्ब का क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट व्हाट, मैं क्या चाहता हूं, टू सी, देखना। क्या देखना, मैंने कहा इंफिनिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो इंफिनिटिव तो ये रही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूं, क्या देखना चाहता हूं, हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज। तो ये किससे आया, व्हाट से आया। ये किससे आया, व्हाट से आया।
आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट व्हाट, मैं क्या चाहता हूं, जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं? आपका वेयर यू विल गो, तुम कहां जाओगे। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों जो है वो किसके लिए आ रहे हैं? टू सी, व्हाट टू सी, और टू नो, व्हाट टू नो। क्या जानना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो। इसका मतलब अगर जो है वो इंफिनिटिव वर्ब दी हुई हो तो उसके ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम किसका यूज कर सकते हैं? आपका जो है वो नाउन क्लॉज यूज किया जा सकता है, नाउन क्लॉज का प्रयोग पूछा जाता है। चलो, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा याद रखना कि अगर आपने प्रीपोजिशन लिखा है ना, प्रीपोजिशन अगर आपने लिखा तो यूजुअली हम प्रीपोजिशन के बाद में क्या लिखते हैं सर? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जो है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन, आपकी सफलता किस पर डिपेंड करती है? ऑन हाउ यू वर्क, तुम कैसे जो है वो काम करते हो। अच्छा, अब आपसे मैं वही क्वेश्चन करूंगा, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन व्हाट, आपकी सफलता किस पर डिपेंड करती है बताओ। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन व्हाट, और सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ वी वर्क, जैसे हम काम करते हैं उस पर हमारी सफलता डिपेंड करती है। तो ये किसका? आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। नाउन क्लॉज क्या बन सकता है? किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, इंफिनिटिव वर्ब के बाद में उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। इंफिनिटिव वर्ब का क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट बन सकता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। प्रीपोजिशन का क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट बन सकता है। आगे आ जाओ, ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल। ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की जब बात आती है तो पार्टिसिपल मैंने लास्ट सेशन में पढ़ा रखे हैं, आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार लास्ट सेशन सेंटेंस वाला देख लेना। उसमें तीनों बातें बता रखी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है आपका कि पार्टिसिपल में पार्टिसिपल अगर आ रखा हो तो उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे, जैसे पार्टिसिपल का यूज किया हुआ है हॉपिंग। हॉपिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का यूज किया हुआ है कि होपिंग, आशा करते हुए। क्या क्या आशा की भैया आपने? हॉपिंग व्हाट, हॉपिंग व्हाट, दैट शी वुड हेल्प मी, आई वेंट टू हर, कि वो मेरी सहायता करेगी इसलिए मैं उसके यहां गया। तो हॉपिंग व्हाट, हॉपिंग व्हाट, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन व्हाट, आई वॉन्ट टू नो व्हाट, आई वॉन्ट टू सी व्हाट, डू यू नो व्हाट। वो आपका जो है वो व्हाट इज अ मिस्ट्री। सब में एकमात्र जो है वो माइंडसेट रखो व्हाट का। कॉम्प्लीमेंट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब। कई बार वर्ब जो है वो इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट कैसे? कि उसके बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, कि मैं इसको जो है वो इनकम्प्लीट ना कह के आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहूं। देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब, there are two type of verbs based on object, based on object। ऑब्जेक्ट के बेसिस पे दो टाइप की वर्ब होती है। द फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव एंड द सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक। एक जिसमें विद ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक बात। तो कॉम्प्लीमेंट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। कॉम्प्लीमेंट ये वाला दूसरा जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। एक होता है COMPLIMENT, उसका अर्थ होता है किसी को कहते हैं ना उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, प्रशंसा, है ना, मतलब टिप्पणी की उसने मेरे ऊपर। तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो कॉम्प्लीमेंट दूसरा है और ये कॉम्प्लीमेंट दूसरा, इसको कहते हैं पूरक। इस कॉम्प्लीमेंट को क्या कहा जाता है? पूरक, जो पूरा करता हो सेंटेंस को, तो सेंटेंस को क्या करता हो? पूरा करता हो, पूरक कहते हैं इसको। कॉम्प्लीमेंट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। जैसे इट लुक्स, आपका जो है वो इट लुक्स या दिस इज what he says, this is what, this is what, ये क्या है? what he sees। तो जाहिर सी बात है ये किसका जवाब है? what he sees। ये क्लॉज है आपका, कौन सा? नाउन क्लॉज है। it looks आपका जो है वो क्या होगा? it looks what that she is very tired, है ना। कैसा दिखता है, कैसा लग रहा है कि भाई जो है वो बहुत ज्यादा क्या है? थकी हुई है। तो ये जो है वो इनकम्प्लीट वर्ब का क्या बन सकता है? आपका कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। और लास्ट है अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। अपोजिशन मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे जो है वो राहुल माय फ्रेंड, एक साथ में कोमा लगाकर लिखना, राहुल माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर।
जैसे मैं कह रहा हूं राहुल इज अ डॉक्टर, माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, दोनों को अगर एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे, राहुल कॉमा माई फ्रेंड, उसी का अपोजिशन जो है वो सामने लिख दिया कि राहुल ही मेरा दोस्त है, राहुल कॉमा माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, तो वो बात भी सही है। तो ये कह रहा है किसी नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन के तौर पे, जैसे द फैक्ट, व्हाट, फैक्ट क्या है, द फैक्ट दैट मैन इज मॉर्टल इज बिलीव्ड बाय ऑल, तो ये तो अलग है पूरा पार्ट। द फैक्ट दैट, द फैक्ट, व्हाट इज द फैक्ट, द फैक्ट दैट मैन इज मॉर्टल, ये अलग है। तो ये क्या है, क्लॉज है, नाउन क्लॉज है आपकी, जो है वो किसके बारे में बात कर रही है, अपोजिशन ऑफ नाउन के बारे में बात कर रही है। ये आपका नाउन है, इसके सामने जो है वो उसी फैक्ट को दर्शाया गया है, और वो फैक्ट कौन सा है कि आदमी जो है वो नश्वर है, उसका शरीर नश्वर है, ये सुनो। So there are 7 type of identification when we can identify a noun clause without any hesitation according to the verb of a subject, है ना, जो है वो subject to a verb यानी verb के subject के तौर पे, object के तौर पे, infinitive verb के object के तौर पे, preposition के object के तौर पे, आपका जो है वो participle के ठीक बाद में आपका जो है वो participle के object के तौर पे, complement के यानी incomplete verb या intransitive verb के complement के तौर पे, या फिर जो है वो noun या pronoun के अपोजिशन के तौर पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होप अब जो है वो दिक्कत नहीं होगी। चलो अब देखो तो फटाफट से, अब बात करते हैं किसके बारे में, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। नाउन क्लॉज कंप्लीट हुई कि नाउन क्लॉज को कैसे पहचानना है। मुझे नहीं लगता कि अब आप जो है वो अगर 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लगा लेंगे ना तो यूं आएगी कि अरे सर कोई दिक्कत ही ना है, जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा आराम से। प्रैक्टिस करवाएंगे अपन एप्लीकेशन पर। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, देखो एडजेक्टिव क्लॉज मतलब पहले तो आप ये समझो कि एडजेक्टिव क्या है। आप वही 3 सेंटेंस लेकर चलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज को जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा ठीक है, यही ले लेते हैं, देखना तो। जैसे मैंने कहा आई हैव अ ब्लैक शर्ट, आई हैव अ ब्लैक शर्ट। माई फ्रेंड is in a black shirt, my friend is in a black shirt। ठीक है, अच्छा the man who is in a black shirt is my brother। अब सुनो, अब यहां 3 बातें मैंने आपके सामने ली है, आराम से समझो पहले। अब एक बार मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, आई हैव अ ब्लैक शर्ट। सुनो, आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या हो गई सर, मेन वर्ब हो गई। अच्छा, शर्ट जो है वो नाउन है, और उस शर्ट का काला जो है वो ब्लैक होना क्या है, उसकी विशेषता है यानी एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां जो ब्लैक है, यहां जो ब्लैक है वो इस शर्ट की विशेषता बता रहा है, तो वो आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है वो किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। बोलो हाँ कि ना। और ये किसका हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रेणी का एक पॉइंट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रेणी का जो है वो एक पॉइंट हो गया। डन। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। इज इन अ ब्लैक शर्ट जो है वो ये क्या हुआ सर, ये आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट हो गया। अच्छा, प्रेडिकेट वाले पार्ट में अगर मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूं आप लोगों के लिए, तो ये क्या हो गई सर, वर्ब हो गई। अच्छा, इन जो है वो प्रेपोजिशन हो गई, ए आर्टिकल हो गया, और वही ब्लैक आपका जो है वो क्या, वही ब्लैक आपका एडजेक्टिव, और बाकी जो है वो शर्ट आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मैं यहां से यहां तक अगर आपको पूछूं इन अ ब्लैक शर्ट, तो इसका अर्थ क्या है, इन अ ब्लैक शर्ट, काले शर्ट में, है ना, काले कलर के जो है वो शर्ट में। माय फ्रेंड इज इन अ ब्लैक शर्ट, समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात को। तो इन अ ब्लैक शर्ट क्या है, 1 2 3 4, अगर 4 वर्ड यूज किए गए हैं, इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नहीं है, क्योंकि वो तो सिंगल वर्ड है। इन चारों का एक जो है वो ग्रुप मिला के अर्थ बन रहा है, पूरा अर्थ नहीं बन रहा। इसका मतलब ये जो है वो क्या है, आपका फ्रेज है, ये आपकी क्या है, फ्रेज है। आ रही बात समझ में।
ये आपकी क्या है, फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है इसके बारे में चर्चा करेंगे। द मैन हु इज इन अ ब्लैक शर्ट। अब देखो यहां मैंने एक आदमी के बारे में बात की, द मैन, इसका मतलब वो एक नाउन है। इस व्यक्ति की विशेषता मैंने बताई, हु इज इन अ ब्लैक शर्ट, जिसने क्या पहन रखी है, काली शर्ट पहन रखी है, वो व्यक्ति जो है वो क्या है, मेरा भाई है, इज माई ब्रदर। कितनी जगह वर्ब है सर, एक, और जो है वो आपकी दो जगह वर्ब है। इसका मतलब सेंटेंस एक है, क्लास दो है। ये किस पर डिपेंड कर रही है, ये हु इज इन अ ब्लैक शर्ट, यहां देखो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इसका मतलब ये क्लॉज है, किस पर डिपेंड कर रही है, मेन पे। मैंने एक आदमी की विशेषता बताने के लिए पहले ये कहा उस शर्ट की विशेषता ब्लैक है, उस आदमी की विशेषता है कि उसने जो है वो ब्लैक शर्ट पहना हुआ है। और यहां बात किसकी कर रहे हैं, अच्छा मेरे फ्रेंड ने जो है वो क्या है, मेरा फ्रेंड कैसा है, मेरा फ्रेंड एक ब्लैक शर्ट में है। यहां मैं कह रहा हूं आपका द मैन हु इज इन अ ब्लैक शर्ट, तो यहां पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो विद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में यूज कर दे रहा हूं सिर्फ इस आदमी की विशेषता बताने के लिए। तो अब ये जो है वो क्या है सर, आपका क्लॉज है। और कौन सा क्लॉज है, अगर ये किसी नाउन की विशेषता बता रही है तो इसका मतलब एडजेक्टिव क्लॉज है। इसी को एक दूसरा नाम हम लोग देते हैं, कौन सा, रिलेटिव क्लॉज। इसी को हम एक दूसरा नाम देते हैं, कौन सा, रिलेटिव क्लॉज। तो बिल्कुल इसमें गलत क्या है, रिलेशन ही तो बना रही है। आपका हु, विच और दैट जो है वो रिलेशन के लिए ही तो यूज किए जाते हैं, आपका रिलेटिव क्लॉज। ठीक बात। ये हु जो है वो किससे रिलेशन स्थापित कर रहा है, इस मैन से। तो इसका मतलब हाँ सर, ये वाली बात अब धीरे धीरे समझ में आ रही है कि एक शब्द है तो वो एडजेक्टिव है, एक से ज्यादा ग्रुप है उसका अर्थ है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो फ्रेज है। और फिर अगर उसका सब्जेक्ट और वर्ब है और वो किसी के बारे में कह रहा है यानी विशेषता बता रहा है, तो फिर इसका मतलब वो क्या है, आपका जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एडजेक्टिव क्लॉज में हम रिलेटिव किससे बनाते हैं, रिलेशन किससे बनाते हैं, विच से, हु से, whom से, whose से और that से। ये तो पांच आराम से याद रह जाएंगे, which, who, whom, whose और that का प्रयोग अपन ने पहले भी किया है। इसमें आपका जो है वो नाउन क्लॉज में, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आपका हु का प्रयोग भी हमने किया है, तो ये नहीं रट्टा मारना है कि साहब ये हु किस में आएगा, हुम किस में आएगा, वरना तो इसी में बैठे रहेंगे कि दैट आ गया तो सर पकड़ के बैठेंगे, यार सर ने तो दैट एडजेक्टिव क्लॉज में बताया था और उन्होंने तो जो है वो किस में बताया था, नाउन क्लॉज में बताया था, मैं कैसे आइडेंटिफाई कर लूं जब ये दोनों में कॉमन है। अरे सेंस ऑफ ह्यूमर या कुछ जो है वो क्रॉस क्वेश्चंस भी तो होते हैं। अब देखो द कैट, अब इस कैट की विशेषता बताई जा रही है विद सॉफ्ट फरी कॉट, है ना। इस कैट ने क्या पहन रखा है, एक सॉफ्ट फरी कॉट पहन रखा है। ठीक है, अब देखो कैट है, नाउन है, यस और नो। इस कैट की विशेषता बताने के लिए विद सॉफ्ट फरी कोट जो है वो लिया हुआ है इज माइन, वो कैट मेरी है। तो ये क्या है सर, शब्दों का एक समूह है, एक दो तीन चार, चार शब्द हैं, इसका मतलब कोई वर्ड नहीं है, ये फ्रेज है। क्या है आपका, फ्रेज है। और कौन सी फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों, क्योंकि ये चारों वर्ड एक साथ में मिलकर जो है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, ये चारों वर्ड एक साथ में मिलकर नाउन यानी कैट की विशेषता बता रहे हैं। अब इसी कैट की विशेषता बताने के लिए, इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए, द कैट विच हैज अ सॉफ्ट फरी कॉट इज माइन। अब की बार हमने क्या किया कि सर देखो एक वर्ब तो ये रही, एक वर्ब ये रही, अगर सेंटेंस में दो वर्ब है इसका मतलब दो क्लॉज हैं, तो ये तो अलग क्लॉज हो गई, कौन सी, विच हैज अ सॉफ्ट फरी कॉट, ये तो अपने आप में क्या हो गई, अलग क्लॉज हो गई। और ऊपर वाली अलग क्लॉज हो गई, ये वाली द कैट इज माइन अलग क्लॉज हो गई। इसको किससे जोड़ा गया है, ये किस पर डिपेंडेंट है, ये तो सबऑर्डिनेट है भाई। तीनों की तीनों क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेट होती है, जो मेन क्लॉज पर डिपेंड करती है। मेन क्लॉज है कि कैट मेरी है, कौन सी कैट, विच हैज अ सॉफ्ट फरी कोट, जो है वो जिसके पास में क्या है, जिसने क्या पहना है, एक सॉफ्ट फरी कोट पहना है, वो कैट, वो बिल्ली मेरी है। इज इट क्लियर। यहां सब्जेक्ट और वर्ब का यूज किया गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यूज किया गया है, किसके लिए, सिर्फ कैट के बारे में जो है वो बताने के लिए, कैट की विशेषता बताने के लिए। तो ये फ्रेज है और नीचे वाला जो है वो क्या है, क्लॉज है। नीचे वाला फ्रेज नहीं है, नीचे वाला क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। होप आपको समझ में आया होगा। कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे यूज किए जाते हैं, जैसे हम बात करें किसके बारे में, आपका हु, हुज, हुम, एज, दैट, विच, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये जो है वो रिलेटिव एडवर्ब्स के तौर पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक रिलेटिव प्रोनाउंस है और दूसरा जो है वो रिलेटिव एडवर्ब्स है, उस पर नहीं चलना है।
उस पर नहीं चलना है, सीधा आप तो चीजों को जो है वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझते चलो। अच्छा, सी इज द गर्ल। अब मुझे बताओ, यहां जो है वो हु हेट्स मी, यहां दो है। एक तो देखो ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही, यानी यहां से यहां तक। एक ये सब्जेक्ट रहा, पेन चेंज कर लेते हैं, लो जी। एक में ये सब्जेक्ट रहा और ये आपकी वर्ब यानी आपका आगे का जो है वो प्रेडिकेट वाला पार्ट रहा। बोलो यस और नो। तो कितनी क्लॉज हैं, कितनी क्लॉज हैं? आपने कहा सर यहां जो है वो दो क्लॉज है। एक तो ये रहा सी इज द गर्ल, ये तो मेन क्लॉज है, ये तो क्या है आपका मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट में हमने हु का यूज किया है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे पूछूंगा आपको सी इज द गर्ल व्हाट? क्या व्हाट से क्वेश्चन बन रहा है आपका? सी इज द गर्ल, ये वो लड़की है क्या? नहीं। क्या कहेंगे? कौन सी? आपका जो है वो ये वो लड़की है, कौन सी? तो अगर लिविंग है तो हुज, नॉन लिविंग है तो विच। लिविंग है तो हुज, नॉन लिविंग है तो विच। आपका जो है वो सी इज द गर्ल हु हेट्स मी, जो मुझसे क्या करती है? घृणा करती है। तो ये वो लड़की है जो मुझसे घृणा करती है। इसका मतलब मुझसे घृणा करने वाली लड़की कौन? ये रही। तो ये गर्ल जो है वो क्या है आपका? नाउन। गर्ल आपका क्या है? नाउन। और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमने एडजेक्टिव जो है वो क्लॉज का यूज किया है। आ रही है बात समझ में? आपका सी इज द गर्ल जो है वो हु हेट्स मी, जो है वो कौन सी? हुज गर्ल इज सी। तो हम क्या कहेंगे? हु हेट्स मी, जो मुझसे घृणा करती है। वर्ड से तो नहीं आ रहा ना? अरे नहीं आ रहा ना वर्ड से? बस तो फिर दिमाग नहीं लगाना, परेशान नहीं होना। दोज हु वर्क रेगुलरली बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। दोज हु वर्क रेगुलरली, कौन? वो जो हमेशा मेहनत करते हैं, लगातार जो है वो काम करते हैं। तो दोज यहां प्रोनाउन है, नाउन नहीं होता है दोज आपका, ध्यान रखना। दोज आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब कह रहा है आपका हु, यहां से देखो हु वर्क रेगुलरली, ये क्या हो गई? एक क्लॉज हो गई। बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, एक तो वर्ब ये रही और एक जो है वो वर्ब ये रही। बोलो यस और नो। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दो वर्ब है, दो क्लॉज है। मेन क्लॉज कौन सी है? प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है? ये रही। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है? ये रही। यानी आपका जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है? हु वर्क रेगुलरली। दोज, कौन? वो जो हमेशा काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं। तो किससे क्वेश्चन उठा रहे हो? हु से क्वेश्चन उठा रहे हो। किससे क्वेश्चन उठा रहे हो? हु से। अभी तक किससे उठा रहे थे? आपका जो है वो जो है वो व्हाट से उठा रहे थे। शो मी द हाउस वेयर यू वर कौन? अब देखो यहां पर वेयर का यूज किया गया है ना, ना वेयर तो हिल जाएगा कॉन्सेप्ट। वेयर को देख के अगर तुम कहां घुस गए? क्लॉज ढूंढने के लिए जो है वो प्लेस में घुस गए, एडवर्ब में घुस गए, तो फिर खत्म। शो मी द हाउस, मुझे वो घर दिखाओ, कौन सा? अब देखो अगर जो है वो जिंदा है तो हम किसका यूज करते हैं? हु का, होम का, आपका हुज का यूज करते हैं। निर्जीव है तो फिर हम विच या दैट का यूज करते हैं, विच या दैट का यूज करते हैं। मुझे वो घर दिखाओ, कौन सा जो है वो घर दिखाएं सर आपको? शो मी द हाउस, आपका जो है वो कौन सा घर? वेयर यू वर बोर्न, जहां तुम जन्मे थे। तो इसका मतलब एक तो क्लॉज ये रही और एक क्लॉज ये रही। अब बताओ कौन सी क्लॉज, कौन सी जो है वो अलग अलग क्लॉज है? ये तो पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ये जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती है? इस पर। ये रहा कि इस घर के बारे में बात कर रही है। तो विच हाउस यू आर टॉकिंग अबाउट? यू आर टॉकिंग अबाउट दैट हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, वेयर यू वर बोर्न, इज इट? तो ये क्या है सर? रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉज को ढूंढने का एक तरीका है। ठीक है, अब देखो एडजेक्टिव क्लॉज बहुत सिंपल है। मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो नाउन क्लॉज में ही कंफ्यूजन है, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज तो बहुत ज्यादा छोटा है और एडवर्ब क्लॉज में थोड़ी बहुत जो है वो टाइम ऑफ, जैसे टाइम की बात करेंगे, प्लेस की बात करेंगे, वो अलग अलग बातचीत करेंगे। अब यहां ये दिखाया गया है कि कई बार जो है वो ये अलग अलग भी आता है, जैसे द डॉग विच वेंट मैड। अब यहां देखो विच वेंट मैड, आपका माई वाइफ हु इज इन दिल्ली हैज डाइवोर्स्ड मी। अब सुनो, देखो एक तो ये रही वर्ब आपकी और एक वर्ब ये रही, एक वर्ब ये रही, एक वर्ब ये रही। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक बात है, दो दो क्लॉज है और दो क्लॉज है, कौन सा किस पर डिपेंड करता है ये बताओ। तो मेन क्लॉज तो कौन सा है? माई वाइफ हैज डाइवोर्स्ड मी, कि मेरी वाइफ ने मुझे डाइवोर्स दे दिया। और जो है वो हु इज इन दिल्ली, जो कहां है आपका? दिल्ली में है। तो जाहिर सी बात है कौन है दिल्ली में? मेरी वाइफ। अब मेरी वाइफ की विशेषता बताने के लिए माई वाइफ जो है वो क्वेश्चन किससे करेंगे? हु। माई वाइफ हु।
भाई किसने तुम्हें डाइवोर्स दिया? मेरी पत्नी ने। कहां रहती है साहब? जो दिल्ली में रहती है। मैं विशेषता बता रहा हूं, मेरी पत्नी जो दिल्ली में रहती है, मेरी पत्नी जो दिल्ली में रहती है उसने मुझे डाइवोर्स दे दिया। द डॉग विच वेंट मैड, वो कुत्ता। कौन सा कुत्ता? विच, बताओ कौन सा कुत्ता? व्हाट तो नहीं कहा ना मैंने। विच वन? द डॉग विच वेंट मैड, जो पागल हो गया है, हैज बीन शॉट डेड, उसको गोली मार दी है, उसको गोली मार दी है। तो ये तो हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज पीसी, और ये हो जाएगा आपका जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज एससी। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज पीसी और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज एससी। डन? बताओ यार, टेंशन में आ रहे हैं, कह रहे साहब पता नहीं क्या ही भौकाल है इस जो है वो टॉपिक का। अब चलते हैं एडवर्ब क्लॉज की तरफ। एडवर्ब क्लॉज वही बातचीत घूम फिर के। देखो, नाउन काम कर रहा था सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का, एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। ये जो डॉग है उसकी विशेषता बताने के लिए लिखा है विच वेंट मैड, वो जो पागल हो गया। वाइफ की विशेषता बताने के लिए लिखा है जो दिल्ली में रहती है। सब में यही चीज है कॉमन, ध्यान दो। आपका घर की विशेषता जहां मैं जन्मा था, आपका वो उनकी विशेषता जो वर्क करते हैं रेगुलरली, ये वो लड़की है जो मुझसे हैट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वो जो है वो बिल्ली है जिसके सॉफ्ट फरी जो है वो कॉट जिसने पहन रखा है। तो इसका मतलब सर यहां जो है वो एडजेक्टिव का मतलब नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले, अरे किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही तो विशेषण कहते हैं भाई। तो इसका मतलब मामला सेट है जी। अब आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का पहले तो आप एडवर्ब का मूल काम समझो। जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब का मूल काम क्या है, थोड़ा इसको थोड़ा एलिब्रेट कर लेते हैं कि सर जो एडवर्ब होती है, जैसे ही रन्स फास्ट, ठीक है, आपका ही रन्स वेरी फास्ट। अच्छा, ही रन्स फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। देखो, एक बार किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्ब के बारे में। एक बार किसके बारे में बात कर रहे हैं? एडवर्ब के बारे में। और एक बार जो है वो किसके बारे में बात कर लेंगे? आपका एडजेक्टिव के बारे में। जैसे पहले इन दोनों को देखो। जैसे ही क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। रन्स क्या हो गई? सर वर्ब हो गई। अच्छा, वो कैसे दौड़ता है? सर फास्ट दौड़ता है। मतलब बताओ वो है ही दौड़ता है कि सॉरी ही फास्ट है या दौड़ता फास्ट है? तो आप कहोगे सर दौड़ता फास्ट है। इसका मतलब कोई भी एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन या वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करती है। इसको वर्ब को, किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए जो है वो किसका यूज किया जाता है? आपका एडवर्ब का यूज किया जाता है। डन? अच्छा, वर्ब के अलावा जो है वो ही इज वेरी गुड, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। अब दूसरा सेंटेंस देखो तो, ही रन्स वेरी फास्ट। मैंने कहा तेज दौड़ती है, भैया तेज दौड़ती है, बिल्कुल जो है तेज दौड़ता है, सॉरी जो है वो क्या करता है? तेज दौड़ता है। ये क्या हो जाएगी? एडवर्ब। अच्छा, आपने कहा सर कितना तेज? मैंने कहा बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा तेज। तो इसका मतलब वेरी क्या है? सर वेरी फास्ट को ही तो क्वालिफाई कर रही है कि दौड़ना, तेज दौड़ना, बहुत ज्यादा तेज दौड़ना, वेरी फास्ट। इसका मतलब ये भी क्या है? आपका एडवर्ब है। ये भी आपका क्या है? एडवर्ब है। तो कई बार ये जो है वो एडवर्ब वर्ब की बजाय खुद एडवर्ब भी एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकती है या उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकती है। तीसरा नंबर आता है ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। अब देखो तो स्टूडेंट क्या है? नाउन है ना। कैसा स्टूडेंट? अच्छा स्टूडेंट, मतलब एडजेक्टिव उसकी विशेषता। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। तो ये एडवर्ब हो गई। तो इसका मतलब ये एडवर्ब किसको बता रही है? गुड को। गुड का ही तो वेरी गुड बना है। तो ये जो है वो आपका एडजेक्टिव, यानी तीनों को क्वालिफाई कर सकती है। किसी भी वर्ब को, किसी भी एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। अब अगर वो शब्द एक एक हुआ, जैसे यहां एक शब्द है फास्ट, यहां एक शब्द है वेरी और यहां भी एक शब्द है वेरी, यहां जो है वो ये किसको बता रहा है? वर्ब को। यहां बता रहा है आपका एडवर्ब को और यहां बता रहा है एडजेक्टिव को। तब तो हमने इसको क्या मान लिया? एडवर्ब मान लिया, सिर्फ अकेला एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच में चला गया। मान लो सेंटेंस में या वर्ड्स का एक ऐसा समूह है जो किसकी विशेषता बता रहा है? किसी वर्ब की, एडवर्ब की या एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है।
वर्ब की, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। और अगर उस विशेषता को बताने के लिए मैंने उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी रख दिया, यानी उसको सेंटेंस में कंसिडर कर लिया, तो फिर वो अपने आप में क्या बन जाएगा कि सर बस बात समझ में आ गई, फिर वो अपने आप में क्या बन जाएगा, एडवर्ब क्लॉज बन जाए। जैसे द प्लेड इन द मॉर्निंग, द प्लेड उन्होंने खेला या वो खेले, बताओ कब खेले, तो प्लेड वर्ब है, खेले कब खेले, व्हेन, टाइम बताओ भैया कब खेले, इन द मॉर्निंग। अब मुझे बताओ अगर मैं कहूं कि भैया आपका दे प्लेड यस्टरडे, देखो ऐसे ही ऐसे तरीका होगा, दे प्लेड, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ही समझा दिया जाए ए टू जेड, छोटे से छोटा पॉइंट, फिर मुझे खुद को ही लगता है कि नहीं नहीं ये और बता देता हूं, ये और बता देता हूं, और ऐसे करते करते सेशन लंबा चला जाता है। अब देखो इन दोनों में क्या फर्क है, दे प्लेड आपका इन द मॉर्निंग और आपका दे प्लेड व्हेन मॉर्निंग केम, वो वहीं से ले लेंगे। अब इन सेंटेंस में जो है वो फर्क समझो आप, दे प्लेड, दे सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब, अच्छा कब खेले, यस्टरडे, कल, तो यस्टरडे क्या है, कल, मतलब जो है वो किसको बता रही है, टाइम को, और टाइम को बताने के बेसिस पे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये क्या है आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहां मैंने देखा कि अच्छा ये दे प्लेड करना, इसको दे प्लेड इन द मॉर्निंग। अब मैंने यहां आपसे पूछा कि बताओ भैया कब खेले, तो आपने कहा गुरुजी वो तो जो है वो सुबह में खेले, इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग में प्रीपोजिशन, आर्टिकल और नाउन तीन आ रहे हैं, तो मैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मानूंगा नहीं। अब ये शब्दों का एक समूह है जिसका अर्थ तो निकल रहा है, इसका अर्थ है सुबह, लेकिन कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब मैं इसको क्या कंसिडर करूंगा, फ्रेज कंसिडर करूंगा, क्या कंसिडर करूंगा, फ्रेज कंसिडर करूंगा। और कौन सी फ्रेज, अगर ये वर्ब को बता रही है तो इसका मतलब ये एडवर्ब फ्रेज है, ऊपर वाली एडवर्ब, नीचे वाली जो है वो एडवर्ब की फ्रेज है। क्यों, क्योंकि इसका खुद का क्या नहीं है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, इसलिए अभी तक इसको फ्रेज ही माना है। फिर यहां देखो दे प्लेड, दे प्लेड वही सब्जेक्ट और आपका प्लेड वर्ब, अच्छा कब खेले, दे प्लेड, ये वही तो है व्हेन, कब खेले, तो आपने कहा व्हेन मॉर्निंग केम, मॉर्निंग दोबारा क्या हो गई इसका सब्जेक्ट, और केम में क्या हो गया आपका मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब कितनी वर्ब, एक और दो वर्ब, दो वर्ब यानी दो क्लॉज, दो वर्ब यानी दो क्लॉज, और क्लॉज अगर दो हैं तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में क्या बता रहा है, इस वर्ब की ही तो विशेषता बता रहा है। अगर वर्ब की विशेषता बताने के लिए एक शब्द होता तो मैं एडवर्ब कह देता, एक से ज्यादा शब्द समूह में होते तो मैं फ्रेज कह देता, लेकिन यहां एक से ज्यादा शब्द हैं, समूह में है, और उसमें खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो मैं अब इसको जो है वो एडवर्ब क्लॉज कहने से पहले नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा मतलब होगी होगी भाई, क्या दिक्कत है। और फिर एडवर्ब क्लॉज के लिए बताया है कि आफ्टर, एज सुन एज, बिफोर, सिंस, टिल, व्हेन, व्हेनेवर और व्हाइल, जो लगभग लगभग सब जो है वो टाइम को कंसिडर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपका आफ्टर बाद में टाइम के लिए, एज है ना, एज सून एज, बिफोर, सिंस, टिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, ये सब जो है वो टाइम रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स हैं। अब हम बात करते हैं कि सर एडवर्ब क्लॉज को व्हेन से तो हम पहचान ही रहे हैं, और कौन कौन से तरीके हैं। तो एडवर्ब क्लॉज जो है वो किन किन पर डिपेंड करती है, ये 10 छोटे छोटे पॉइंट्स है, इन पर डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा जो है वो परेशान मत होना। जैसे टाइम के बारे में पूछ लेता है एडवर्ब क्लॉज में, प्लेस पूछ लेता है, पर्पस पूछ लेता है, रीजन पूछ लेता है, मैनर पूछ लेता है, एक्सटेंट पूछ लेता है, कंडीशन पूछ लेता है, रिजल्ट पूछ लेता है, कंपैरिजन और आपका जो है वो कॉन्ट्रास्ट, है ना। इन सब के बारे में जो है वो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, कि टाइम के तौर पे एडवर्ब क्लॉज जो है वो कैसे लिखा जाएगा। अब अगर देखो बहुत बेसिक सी बात तो ये है कि अगर मैं सिर्फ कंजक्शंस याद करने बैठ गया तो इतनी कंजक्शंस हो जाएगी कि मैं हर दूसरे टाइम कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये एडवर्ब क्लॉज में थी या एडजेक्टिव क्लॉज में थी या नाउन क्लॉज में थी, अगर कंजक्शंस को मैं इतनी ज्यादा याद करूंगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं एवरीथिंग इज लाइक क्रॉस आइडेंटिफिकेशन, एवरीथिंग इज लाइक क्रॉस आइडेंटिफिकेशन। जैसे आफ्टर है, एज लॉन्ग एज है, एज सून एज, बिफोर, सिंस, ये सब के सब जो है वो यूज की जाती है। तब फार्मर केम होम, जो है वो फार्मर घर आया। अब मुझे बताओ, आप ये तो पूछोगे, मैंने कहा रे किसान घर आया, आपने पूछा
वही मैंने पूछा, मैंने आपको कहा किसान जो है द फार्मर केम होम, किसान घर आया। आपने पूछा कब, कब आया? मैंने कहा कि मैं जो है वो यहां आया। आप क्या पूछोगे, सर कब आए? तो जाहिर सी बात है टाइम की बात कर रहा है। अच्छा, अब मैं यही तो कहूंगा कि उसका आने का जो समय है आपका, क्या कहूंगा, द फार्मर केम होम व्हेन, कब आया, व्हेन। तो आप कहोगे व्हेन इट वाज नाइट, जब रात थी, जब क्या थी, रात थी। तो आने की बात हो रही है वर्ब की, अरे होम की बात नहीं हो रही है, होम की बात नहीं हो रही है, आने की बात हो रही है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब लगाते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब लगाते हैं, और उसी एडवर्ब में अगर उसका खुद का जो है वो क्या दिया हुआ हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिया हुआ हो, तो इसका मतलब ये आपकी क्लॉज है। कौन सी, एडवर्ब क्लॉज है। कौन सी है, एडवर्ब जो है वो क्लॉज है। इज इट? ऑल स्टूड अप, सब खड़े हो गए। स्टूड वर्ब है, स्टूड आपका जो है वो वर्ब है। अच्छा, व्हेन द टीचर केम वर्ब है। बताओ एक सेंटेंस में दो वर्ब हैं, इसका मतलब दो क्लॉज हैं। कितने हैं, दो क्लॉज है। कौन सा क्लॉज किस पर डिपेंड करता है, ये तो हो जाएगा मेन क्लॉज, याद रखना। ये तो जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, ऑल स्टूड अप, सब खड़े हुए। बताओ कब खड़े हुए, इनके खड़े होने का समय कब है? तो आपने क्या कहा, कब हुए? सर मैंने कहा भाई सब के सब खड़े हो गए। कब? प्रिंसिपल आए थे। जब कौन आए थे, प्रिंसिपल आए थे। तो किससे क्वेश्चन करेंगे, व्हेन, क्योंकि व्हेन किसको बताता है, टाइम को। व्हेन किसको बताता है बच्चे, टाइम को बताता है। इसलिए आप क्रॉस आइडेंटिफिकेशन मेथड से चलना। ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये जो है वो क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो कौन सी है, एडवर्ब है, क्योंकि खड़े होने की यानी वर्ब की बात कर रहा है। इज इट? फिर एडवर्ब क्लॉज जो है वो किसको बताता है, प्लेस को बताता है। एक टाइम को बताता है, एक प्लेस को बताता है। प्लेस मतलब स्थान को, जैसे कंजक्शंस वेन्स हो गया, वेर हो गया, वेरेवर हो गया, आपका वेरेवर हो गया, वीदर हो गया। गो क्विकली, जल्दी जाओ, जो जल्दी जाओ। वेन्स यू कैम, आपका जो है वो जल्दी जाओ। अब गो क्विकली जो है वो मैं क्या कह रहा हूं, गो क्विकली कहां, यही तो पूछूंगा आपसे। गो क्विकली, जल्दी जाओ। आपने पूछा कहां जाऊं, मैंने कहा भाई जल्दी जा, भाग जा फटाफट से। आप कह सकते कहां, कहां, है ना, जल्दी जाओ। गो क्विकली वेयर, वेन्स यू कैम। दिस इज द स्कूल, ये वो स्कूल है। अब मैं वेन थोड़ी कहूंगा, दिस इज द स्कूल, वेन कहां, कब, नहीं यार, सीधी सीधी सी बात है। प्लेस ढूंढना है तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज द स्कूल, ये वो स्कूल है जहां मैं पढ़ता हूं या जहां मैंने पढ़ाई की। भाई मैं अपने जो भी नॉन है तो उनको यही तो कहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है, इस स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। तो दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, इसका मतलब ये आपका क्या है, सर प्लेस बता रहा है। ये अपने आप में जो है वो क्या है, प्लेस है। अब ये किसको बता रहा है, वेयर आई स्टडीड जो है वो क्या है, वर्ब को बता रहा है। आपका जो है वो दिस इज द स्कूल, ये वो स्कूल है जहां मैंने पढ़ाई की, जहां मैंने पढ़ाई की। तो इसका मतलब किसके बारे में बातचीत चल रही है, किसके बारे में बातचीत चल रही है, आपका प्लेस के बारे में बातचीत चल रही है। वेयर से ये क्रॉस आइडेंटिफाई हो रहा है, इससे वेयर से ये क्रॉस आइडेंटिफाई हो रहा है। तो एक टाइम के लिए, एक जो है वो प्लेस के लिए। वैसे ही करके बाकी 8 छोटे छोटे हैं, फटाफट से पढ़ लो। पर्पस, उद्देश्य के लिए। उद्देश्य मतलब कि जैसे हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, हम पढ़ते हैं ताकि हम जो है वो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सके। तो हमारा पढ़ना जो है वो किस चीज का उद्देश्य है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का उद्देश्य है। हमारा खाना हमारे जिंदा रहने का उद्देश्य है। तो उसके लिए दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, या फिर जो है वो किसका यूज किया जाता है, लिस्ट का यूज किया जाता है। तो उद्देश्य की जब बात आती है, पर्पस की जब बात आती है, वॉक फास्ट, तेज चलो। क्यों, वॉक फास्ट सो दैट यू मे नॉट मिस द ट्रेन, ताकि तुम जो है वो ट्रेन मिस ना कर सको। तो इसका मतलब जो है वो ये करने से तुम्हारा ये उद्देश्य फुलफिल हो जाएगा। वॉक फास्ट सो दैट यू मे नॉट मिस द ट्रेन। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, जो है वो कठिन मेहनत करो। अच्छा ये याद रखना, ये वैसे तो यहां तो मतलब अलग तरीके से अपन ने किसमें यूज किया है, क्लास में यूज किया है। ये कई बार सेंटेंस पूछ लेगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पूछने लगा है। लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है, लिस्ट जहां लिखा हुआ है तो वहां सब्जेक्ट के बाद में शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लिस्ट में माइट में कुछ नहीं आएगा, लिस्ट के बाद में जो है वो क्या लगानी है, सब्जेक्ट के बाद में शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इज इट? चलो, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, तो लिस्ट आपका जो है वो कंजक्शन हो गया, यू शुड फेल, वरना तुम क्या हो जाओगे, असफल रहोगे।
ठीक है, तो आपका असफल रहना जो है वो आपके काम ना करने पर डिपेंड करता है, या आपके मतलब ये उद्देश्य इससे पूरा होगा, ये उद्देश्य इससे पूरा होगा। तो दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, आपका जो है वो लिस्ट, इनका यूज जो है वो किसके तौर पे किया जा सकता है, पर्पस के तौर पे भी किया जा सकता है। ठीक है, आपका जो है वो वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वाई टू वर्क हार्ड, सो दैट, या जो है वो क्योंकि आपको सफलता चाहिए, आपका जो है वो अपन को क्या चाहिए भाई, सिंपल सी बात है कि अपन को सफलता चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। रीजन देने के लिए जैसे एज है, बिकॉज है, फॉर है, नाउ दैट है, सिंस है, ये सब कारण बताते हैं, है ना। अगर किसी की इच्छा हो कि सर मैं तो एडवर्ब ही याद करूं, सॉरी कंजक्शन ही याद कर लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सबकी अपनी अपनी समझ है, एक तरीका है और दूसरा कंजक्शन है। तो हमने क्या कहा, एज, बिकॉज, फॉर, नाउ दैट, आपका सिंस, इनके लिए। जैसे ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकता, क्यों वो नहीं समझ सकता, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट बिकॉज ही इज डल, क्योंकि वो मूर्ख है, क्योंकि वो मूर्ख है। भाई यहां से जो है वो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, वाई, क्यों क्यों नहीं समझ सकता, आपका जो है वो क्यों नहीं समझ सकता, क्योंकि वो क्या है, मूर्ख है। तो जाहिर सी बात है, ये तो आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका पीसी है, और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। He is sad as he failed in the examination. He is sad, वो दुखी है, why? As, क्योंकि as का अर्थ भी जो है वो किसके लिए आता है, रीजन के लिए आता है, क्योंकि he failed in the examination, वो एग्जाम में असफल रह गया, इसलिए वो दुखी है। He is sad, तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज हो जाएगा। किससे जोड़ा है, as से जोड़ा है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के लिए, यानी रीजन के लिए, पर्पस के लिए, टाइम के लिए, प्लेस के लिए, टाइम, प्लेस, रीजन, पर्पस, टाइम, प्लेस, रीजन, पर्पस, आ जाओ फटाफट से। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, है ना, मैनर भी होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, जैसे अकॉर्डिंग जो है वो अकॉर्डिंग एज हो गया, आपका जो है वो एज हो गया, आपका जो है अकॉर्डिंग एज हो गया, एज सो हो गया, एज इफ हो गया, एज दो हो गया। जैसे एज यू सो, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। तो सेल यू रीप, he behaved as if she is known to me, उसने कैसा बिहेव किया, जैसे वो मेरा जानकार हो। तो आपका ये क्या है सर, मैनर है सॉरी, आपका जो है वो मैनर क्या है, she is known to me, he behaved as if, how he behaved, मैनर तो यही ना आपका, how he behaved as if he is known to me, as you sow so shall you reap, तो सेल यू रीप, कि तुम कैसा बोओगे तो कैसा काटोगे। तो ये क्या है, आपका मैनर के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक्सटेंट की अगर बात करें तो इसमें एज फार एज है, सो फार एज है, इनके बारे में बातचीत होती है। जैसे सो फार एज आई नो सी इज इन द राइट, एज फार एज आई थिंक ही विल नॉट बिट्रे यू, कि जितना मैं सोच सकता हूं, एक्सटेंट जितना मैं सोच सकता हूं, आपका एज फार एज आई थिंक, यानी जितना मुझे जो है वो पता है, या जितना मैं सोच सकता हूं, ही विल नॉट बिट्रे यू, वो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगा, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। सो फार एज आई नो, जितना मैं जानता हूं, सी इज इन द राइट, वो जो है वो सही है, वो क्या है आपकी सही है। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, आपका एक्सटेंट बताती है, क्या बताती है, एक्सटेंट बताती है। तो बहुत सिंपल सी बात है। कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस आपका देखो, अगर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की बात की जाए तो जैसे प्रोवाइडेड है, अनलेस है, वेदर है, इनका यूज है ना, आपका वेदर और का यूज जो है वो पेयर में किया जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, वी सेल स्टे विथ यू इफ इट रेन, अगर बारिश हुई, आपका जो है वो वी सेल स्टे विथ यू, कब है, कंडीशन क्या है हमारे जो है वो आपके साथ ठहरने की कंडीशन क्या है, इफ इट रेन, यदि बारिश होती है तो मैं आपके साथ रुकूंगा। तो आपके साथ रुकने की कंडीशन क्या है, बारिश का होना। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा प्रोवाइडेड यू रिमेन ग्रेटफुल, अगर तुम कृतज्ञ रहे, अगर जो है वो तुम मेरे कृतज्ञ रहते हो, मेरी सहायता का जो है वो सम्मान करते हो, तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड, तो जाहिर सी बात है ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, और ये क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, और ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, रिजल्ट के बारे में है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट जो है वो इसी में आता है, जैसे दैट है, या फिर आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो उसमें क्या आता है, सो या सच आता है। ठीक है, he is so poor that he cannot pay his school fees, he is so poor that he cannot pay
हिज स्कूल फीस। तो देखो एक साइड में क्या आ रहा है आपका, प्रिंसिपल क्लॉज में सो या सच का प्रयोग किया जाए, प्रिंसिपल क्लॉज में सो या सच का प्रयोग किया जाए, और आपका जो है वो कंजक्शन के तौर पे किसका यूज किया जाए, दैट का, कि वो इतना जो है वो गरीब है, दैट ही कैन नॉट पे हिज स्कूल फीस, कि वो क्या नहीं कर सकता। भाई गरीब होने का जो है वो रिजल्ट है, वो इतना गरीब है कि वो क्या नहीं कर सकता, स्कूल की फीस नहीं दे सकता। सो द व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हिज बीइंग पुअर, तो हम कहेंगे कि सर वो इतना गरीब है कि वो फीस नहीं दे सकता। आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ हूं, दैट आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, कि मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो ये जो है वो सो का या मच का प्रयोग जो है वो किसमें किया जाएगा, आपका प्रिंसिपल क्लॉज में किया जाएगा, पीसी में किया जाएगा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज पर डिपेंड होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो उस पर क्या होगी बच्चे, डिपेंड होगी। तो आपका जो है वो कंडीशन है, रिजल्ट है, पर्पस है, एक्सटेंट है, मैनर है, आपका जो है वो टाइम है, प्लेस है, ये सब जो है वो एडवर्ब के कुछ खास पॉइंट्स हैं। लास्ट 2 पॉइंट जिनके बारे में एडवर्ब क्लॉज को लेकर हम बात कर रहे हैं, ये एक बार आप रिपीट करोगे ना तो चीजें क्लियरली जो है वो समझ में और आ जाएगी। अच्छा याद रहे, प्रैक्टिस करना मत भूलना, लगभग कम से कम कोशिश करो, 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इतने में चीजें ठीक हो जाएगी। रिलेटिव जो है वो एडवर्ब, मतलब रिलेटिव एडवर्ब तो होगी एज, और कंजक्शन लगेगी देन। जैसे एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन तो पता है ना आप लोगों को, तुलना करना, जैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से ज्यादा जो है वो लंबी है, तो ये क्या है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, सी इज टॉलर देन हर सिस्टर। आई वर्क एज हार्ड एज ही, मैं उतना जो है वो कठिन मेहनत करता हूं, आई वर्क एज हार्ड एज ही। तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। लास्ट पॉइंट है इसका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब जो है वो एक दूसरे में विरोधाभास होना। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब है, उसमें क्लॉज शोइंग कंपैरिजन, जैसे कंजक्शन से इसमें ऑल्दो, यट, आपका जो है वो ऑल्दो, यट, इवन इफ, ऑल द सेम, या फिर आपका हाउ एवर, इफ, दो, ये सब इसके कंजक्शन है। जैसे आई हैव नो होप ऑफ सक्सेस, आई हैव नो होप ऑफ सक्सेस, ऑल द सेम आई मस्ट ट्राई, या फिर ऑल दो ही इज रिच इज नॉट प्राउड, हालांकि वो जो है वो क्या है, रिच है, लेकिन वो प्राउडी नहीं है, यानी वो घमंडी नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो है वो क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, कि इसका रिच होने का मतलब कायदे से इसको घमंडी होना चाहिए था, जैसा कि मैनर बताया जाता है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभास के तौर पे जो है वो क्या है, घमंडी नहीं है। तो ये आपका सही जो है वो एक फॉर्मेशन है, किसके बारे में, एडवर्ब के बारे में। नाउन में मैक्सिमम क्वेश्चंस तो नाउन में ही निपटा लेगा, ये ध्यान रखना। बचे कुचे आपका जो है वो एडजेक्टिव में, एडवर्ब के सेंस से बहुत कम टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं या पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम 100 क्वेश्चन मिनिमम एडवर्ब के लगाओगे तो एडवर्ब भी क्लियर हो जाएगी। भाई टाइम देखो, ज्यादातर बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो टाइम और आपको जो है वो प्लेस, टाइम है, प्लेस है, कंपैरिजन है, ये चीजें तो बहुत बेसिकली समझ में आ जाएगी, है ना। एक आधा अगर कोई पॉइंट है तो उसको रिपीट, रीड, रिपीट एंड रिवाइज वाली स्ट्रेटेजी रखो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस लगाओगे उतनी ही ज्यादा जो है वो चीजें क्लियर होगी। एप्लीकेशन में प्रैक्टिस की क्लासेस हम इसकी जारी रख देंगे, मतलब 15 के बाद में जैसे ही हम बातचीत प्रैक्टिस सेशन की कर रहे होंगे, तो ग्रामेटिकल पोर्शन में इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, जम के प्रैक्टिस करेंगे इसके, ना, चेंज करना, चाहे सेंटेंस को चेंज करना, ये सारी चीजें। अब सुनो, प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाओ। प्रैक्टिस के लिए एक बैच जो है वो ओपन किया है, उसका कारण कि जो बुक थी वो अब हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी जो बुक है उसका प्रैक्टिस सेशन जो है वो वीडियो फॉर्मेट पे ला रहे हैं। आपको इससे बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। अगर आपने कहीं से और से भी जगह से कोर्स लिया है या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, इट डजंट मैटर टू अस। इफ यू वांट प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, लगभग 4500 क्वेश्चन जिसमें ग्रामर भी है, लिटरेचर भी और एनसीईआरटी भी है, ठीक है। सबके जो है वो बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इसमें कंसिडर करेंगे। 30 दिन का टाइम हम इसमें लेंगे, लगभग 28 से 30 दिन का, और उसमें ये 4500 क्वेश्चन करेंगे। दिन में 2 टाइम क्लास चलेगी इसकी, एक सुबह और एक ही शाम को फिक्स टाइम पे। और ये प्रैक्टिस बैच में आपको 699 यानी होली पर जो है वो 699 में ही ये प्रैक्टिस बैच दे दिया जाएगा। ये प्रैक्टिस बैच में 2 चीजें रहेगी, एक तो जो है वो क्लासेस रहेगी, एक साथ में ई बुक, जो बुक है उसका ई फॉर्मेट डाउनलोड नहीं कर पाओगे, लेकिन बुक आप जो है वो फोन या लैपटॉप में आराम से पढ़ पाओगे। तो वो सेम चीज आपके पास कंटेंट भी हो जाएगा, और सेम चीज आपको जो है वो उसको वीडियो फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। पूरी प्रैक्टिस, चाहे वो ग्रामेटिकल हो, चाहे वो लिटरेचर हो, एनसीईआरटी, और थोड़े इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की भी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस जो है वो सेशन इसमें लगाने वाले हैं। ये तो बात हुई उन लोगों के लिए जो नए जुड़ेंगे।
जिन्होंने पहले से कोर्स परचेज किया हुआ है तो वो कोर्स में ही बने रहें, उनको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस कोर्स की जो है प्राइस जो 20 यूनिट है, जिसमें लिटरेचर भी है, एनसीईआरटी भी है, इसमें टेक्स्ट है, पढ़ा रखा है सब कुछ, और उसके साथ में जो है वो टेस्ट सीरीज भी फ्री है। उसके साथ में आपको ये ई बुक भी आ जाएगी और आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से मैं कहूं कि साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप इस बैच की तरफ भी जा सकते हैं। 15 तक इसकी जो प्राइस है, 15 तक है ना, ध्यान रखना, इसकी प्राइस 999 ही है होली के अवसर पर। उसके बाद में इसकी प्राइस जो है वो वापस 1499 हो जाएगी अगले पूरे मंथ के लिए। तो उससे पहले पहले ही ग्रेब कर लेना, बाद में मत कहना कि साहब आपने बताया नहीं था। टेस्ट सीरीज 349 में टेस्ट सीरीज जो है वो मिल रही है। अगर टेस्ट सीरीज अभी नहीं चल रही है तो हो हल्ला मत करो, जो है वो 2-4-5 दिन में उसको ठीक करवा के, उसमें एक दिक्कत चल रही है, बार बार बता रहे हैं पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उनको तो ये है कि साहब क्यों नहीं खुला, मैं अभी के अभी जो है वो लटकूंगा, आप अभी टेस्ट खोलो, मैं अभी टेस्ट दूंगा। और मैं इतना बता दूं कि जो टेस्ट हम खोल देते हैं उसमें से भी वो टेस्ट देने वाले 5-10-20 जने ही होते हैं शुरुआत में, बाकी कई ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट खोल के ही नहीं देखा है अभी तक। वास्तविकता तो ये है, और सही तरीका भी ये है कि टेस्ट पहले मत करो, हड़बड़ाहट मत करो, पहले पढ़ो तो सही। आता तो है नहीं कुछ, पूरी जो है वो सिलेबस नहीं हुआ खुद का, पूरा जो है वो रिवीजन नहीं हुआ, प्रैक्टिस एक भी क्वेश्चन की लगाई नहीं, और चले टेस्ट देने। फिर उसमें नंबर आएंगे 60, 50, 40, कहेंगे लो साहब हमारे मास्टर ने तो हमको पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाया क्या बेचारा, है ना, कोई भी टीचर हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो तो दिक्कत होगी वो तो। इसलिए टेस्ट तब दो जब आपके जो भी गुरुजी साहब जहां से पढ़ रहे हो या अपन पढ़ा रहे हैं, जहां भी सब बेहतरी पढ़ा रहे हैं, तो उनसे पहले पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट दो, तो मजा आएगा कि साहब मैंने कंप्लीट जो है वो क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के लिए जो है वो नया शिक्षक वर्ग 1 के लिए नया बैच स्टार्ट कर दिया है। वो 1999 रुपए है। अभी होली पर ये सेम रहेगी प्राइस, उसके बाद में जो है वो अगले मंथ में ये बढ़ाएंगे इसको ना। स्टार्ट जो है वो आपका पात्रता परीक्षा यानी प्रीलिम्स के लिए 1999 और प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए 2999। इनमें अलग से कोई कुछ भी परचेज नहीं करना, बुक लॉन्च होगी वो एक अलग परचेज होगी, बाकी नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, कंटेंट है, लिटरेचर, ग्रामर, वोकेबलरी, पढ़ना, टेस्ट लेना, सब कुछ अपना है उसमें, है ना। वो इसी बैच में ही चलता है। हम देख, जैसे कि आप अभी भी देख पा रहे हो कि जो प्रैक्टिस बैच है वो हमने अपने बैच में फ्री किया। एक बार बैच ओपन करने के बाद में बार बार स्टूडेंट को ऐसे भटकाएंगे नहीं कि नहीं अब टेस्ट सीरीज खरीद, अब तू ई बुक अलग से खरीद, अब तू ये खरीद ले, अब तू वो खरीद ले, है ना, ये नहीं है। वो उसी में मिल जाएगा आपको सब कुछ एक ही जगह। करना क्या है, लेट्स लर्न विद अजय सर नाम की एप्लीकेशन पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाओ। अगर किसी को दिक्कत हो जो है वो मोबाइल से यूज ना करके वो लैपटॉप पे भी यूज कर सकता है, सेम नाम से www.letslearnwithajay.com लगाओ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, किसी बैच के बारे में आपको क्वेरी लेनी हो, जानकारी लेनी हो, तो इस नंबर पर कर दीजिएगा मैसेज, आपका जो है वो आपकी बातचीत इस पे हो जाएगी। होप आपको ये सेशन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब प्रैक्टिस लगा लेना, वो मत भूल जाना बस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।